एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग बिस्ट से फाइट करते हुए और उनका पीछा करते करते फॉरबिडन लैंड में एंटर कर जाता है, जहां पर अब उसे वापस जाने का रास्ता गायब हो चुका होता है। लेकिन उसका किस्मत अच्छा होता है कि तब तक वहां पर किंगसू सिटी का सिटी लॉर्ड आकर फैंग को वहां से बाहर निकालने में हेल्प करने लगता है। वो लोग बाहर आ ही रहे होते हैं कि तभी फैंग वहां का वैसा नज़ारा देखकर पूछ लेता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा बंजर क्यों हो गया है। सिटी लॉर्ड इसका जवाब में कहते हैं कि इसका ऐसा हालत तो काफ़ी टाइम पहले से ही हो चुका है। एंशिएंट टाइम से लेकर इसको काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैला है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से फैलते आ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से ये फॉरबिडन लैंड के ओपनिंग से एग्जिस्ट करते आ रहा है, लेकिन कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आखिर यहाँ का बेस्ट के साथ होता क्या है। ये एक इटर्नल मिस्ट्री है जिसे अभी तो कोई भी सुलझा नहीं पाया है। शायद आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे किंगसू सिटी के एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार में पास्ट में ये जगह पैराडाइस हुआ करता था, लेकिन किसी अनजान कारण के कारण यहाँ का ऑरा धीरे धीरे खत्म होते चला गया और ये ऐसा बन गया जैसा आज आपको दिखाई दे रहा है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि होंगमिंग रिलम की स्पिरिचुअल चीज 93 कॉन्टिनेंट से लगभग 10 गुना ज़्यादा थिक है और 100 रेस कॉन्टिनेंट तो होंगमिंग रिलम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और बड़ा भी है। सेंगथियन एकेडमी जैसा ट्रेजर तो बाहरी वर्ल्ड में इतना कम है कि उस उंगलियों पर भी गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ का ऑरा 93 कॉन्टिनेंट जितना ही है। कहीं ये सब ऑरा के खत्म होने के नतीजे तो नहीं है ना। इतना सोचकर वो उससे पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर पहले कोई रह चुका है। वो कहते हैं कि पास्ट में ये जगह पैराडाइस हुआ करता था, तो कैसे यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। उन एंशिएंट बीस्ट को जब तक कोई प्रोवोक नहीं करेगा तब तक वो लोग अवेकन नहीं होते हैं, इसलिए ये जगह छुपने के लिए बहुत ही अच्छा था। लेजेंड ये कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारे ह्यूमन रेस उतना ताकतवर नहीं था, इसलिए फॉरेन रेस से बचने के लिए वो सभी लोग फॉरबिडन एरिया में छिपे रहते थे, जिससे वो लोग छिपकर खुद को डेवलप और मल्टीप्लाई कर सके थे। लेकिन इसके बाद एक टेरिबल कैटास्ट्रोफ आ गया था और उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था और किंगसू सिटी के एंसेस्टर को भी नहीं पता अगर हुआ क्या था। और तब से लेकर अब तक यहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा खत्म हो गया है। इतना बोलकर वो पूछते क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह में कोई सर्वाइव कर सकता है। फैंग उससे पूछते कि यहाँ पर जो भी पहले रहा करते थे वो लोग अब कहाँ पर चले गए हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद वो लोग किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए होंगे या फिर कैटास्ट्रोफ के बाद में वो लोग मारे गए होंगे। फैंग उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि ये फॉरबिडन लैंड किसी दूसरे अनजान वर्ल्ड का गेटवे है, क्या ये बात सच है। वो कहते हैं कि अगर ये बात सच भी होता है तो क्या आपको लगता है कि इतना सारे एंशिएंट बीस्ट को होते हुए कोई उससे पार करके जाकर देख सकता है कि ये बात सच है या फिर नहीं है। क्योंकि मैं फॉरबिडन लैंड के सामने में ही रहता हूँ, इसलिए मैं दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सिटी लॉर्ड उससे वहाँ के बारे में बताते बताते फाइनली उस पैसेज के पास लेकर आ जाता है जहाँ से वो लोग बाहर जा सकते हैं। फैंग उसके लिए उससे काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं आया होता तो फैंग इस जगह में हमेशा के लिए गुम हो जाता। फैंग उससे काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलकर उस गुफा से बाहर जाने लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र गुफा में लगे हुए काफ़ी सारे फॉर्मेशन जैसे दिखाई देने वाले चीज़ों पर चली जाती है, जिसे देखकर फैंग पूछ लेते कि आखिर ये सब कैसे चीज़ें हैं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए फैंग को वो सब नहीं देखने के लिए कहता है, लेकिन तब तक फैंग वो सब देख चुका होता है, जिससे वो बेहोश होने लगता है। इसलिए वो जल्दी से उसे संभालते हुए पूछता है कि आप ठीक तो है ना। फैंग खुद को हील करते हुए कहता है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। ये बोलकर वो उससे उस फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मुझे सच में नहीं पता है, लेकिन ये सब उस गुफा के बनने के टाइम से यहाँ पर पहले से मौजूद है। पास्ट में काफ़ी सारे लोग उस फॉर्मेशन को देख लिए थे, जिससे वो लोग पागल जैसा कुछ हो गए हैं और कभी भी अपने सेंसेस में आ ही नहीं पाए थे, और ऐसा तब तक हुआ जब तक वो लोग मारे नहीं गए। इसी के साथ वो लोग फाइनली उस जगह में से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर उससे देखकर गेहोंग उसका तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम फॉरबिडन लैंड में चले गए थे। फैंग उससे कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा रिक्लेस हो गया था, अगर सिटी लॉर्ड नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। सिटी लॉर्ड फिर से उन लोगों को सिटी को डिफेंड करने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं पर वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस जाने ही लगे होते हैं कि तभी सिटी लॉर्ड फैंग को कुछ बातें करने के लिए उस अपने घर में इनवाइट करता है, जहां पर वो उस अपने घर में लेकर जाकर एक सीक्रेट जगह में से एक तरह का बॉक्स को निकालते हुए कहता है कि मेरे एंसेस्टर इसे एंशिएंट टाइम के लगभग 10 से 12 हज़ार साल पहले फॉरबिडन लैंड में से माइन करके निकाले थे। आपने हमारे सिटी को बचाकर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है, इसलिए मैं इसे आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको किसी न किसी काम जरूर आ जाए। फैंग उसे मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा ट्रेजर मैं कैसे ले सकता हूँ। सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं काफ़ी से रिजेक्ट मत कीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ये एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि साइकिक वेपन या फिर एम्परर वेपन बनाया जा सकता है। जब मेरे एंसेस्टर को ये मिला था तब उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने इसे जेट बॉक्स में रख दिया था। हमारे जैसा ऑर्डिनरी लोगों के लिए, हमारे जैसा आम लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, और वैसे भी अगर किसी और को इसके बारे में पता चल जाता है तो हमारा सिटी फिर से खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इसे मैं आपको दे रहा हूँ और मैं
आशा करता हूँ कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे। फैंग उसे एक्सेप्ट करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और उसके बदले में वो उसे कुछ सोर्स स्टोन, अर्थ लेवल का मेडिकल बुक और कुछ हर्ब दे देता है। अब इसके 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने एकेडमी में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इतना जल्दी आता देखकर एंट्रेंस एल्डर थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है कि तुम लोग अपना मिशन कंप्लीट कर लिए हो क्या। गियोंग उसे एक स्पेस रिंग देते हुए कहता है कि सभी बिस्ट का हेड इसके अंदर में है, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए जब वो चेक करता है तो बिस्ट के लेवल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसका हैरानी भरा शक्ल देखकर गियोंग कहता है कि आप सिर्फ ये कहिए कि हम लोग पास हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। वो एल्डर उन्हें पास करके उन सभी लोगों को रेड लेवल के स्टूडेंट में प्रमोट कर देता है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आकर कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जिससे कि मेरे स्टूडेंट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसे वहाँ पर देखकर लॉन्ग डर के मारे वहाँ से भागने लगा होता है, जो देखकर वो कहते हैं कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा चिप क्यों रहे हो, मैं तो हमेशा से जेंटल रही हूँ। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए कहती है कि अब से तुम लोग मेरे ऑफिशियल स्टूडेंट बन गए हो, अगर फ्यूचर में तुम लोगों को मेरे हेल्प चाहिए होगा तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग मुझे एम्बेरस कर देते हो तो अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वो उन सभी लोगों को होली मास्टर हॉल में लेकर जाती है, जहाँ पर पहले से काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, जो लोग नए चेहरे को देखकर उन्हीं के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये लोग है कौन और इनकी हिम्मत कैसे हो कि स्कॉर्पियो को अपना टीचर चुनने के लिए। वहीं पर वो लोग उनकी फालतू के बकवास को इग्नोर करके टीचर लिऊ के साथ में ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग नीचे अरीना में हो रहे बैटल को देख सकते हैं। वो सब उन्हें दिखाते हुए टीचर लिऊ उन्हें उस बैटल स्टेज के बारे में बताती है कि वो लोग यहाँ पर चैलेंज करके फाइट कर सकते हैं और क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। उन्हें फाइट करता देखकर फैंग सोचते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि वो लोग ऑलरेडी मार्शल एम्परर लेवल को पार कर लिए हैं, लेकिन स्टेज पर उनका लेवल को सप्रेस कर दिया गया है। तभी यानदोंग फैंग से कहता है कि ये एक स्पेशल रिंग है जिससे कि सेंगतियन एकेडमी का सेज छोड़कर गए हैं, जो कि किसी भी लेवल को सप्रेस कर सकता है। सेंगतियन एकेडमी का 2 मेन कल्टिवेशन चीज़ है, पहला लैंड ऑफ इनलाइटमेंट में जाना है और दूसरा अपने फिजिक को होली मार्शल आर्ट्स हॉल में रिफाइन करना है। उसकी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 5 ग्रेट एक्सट्रीम टैलेंट है और उसके साथ में गोल्डन ब्लड के एसेंस भी है, इसलिए अगर मैं भी मार्शल आर्ट्स हॉल में जाता हूं तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा। वहीं पर रिंग में दिखाते हैं जहां पर सेंग यांगवेन नाम का बंदा अपने अपोनेंट को हरा दिया होता है। उसे जीतता देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे होते हैं कि जब से वो एकेडमी में आया है तब से वो अपने फिजिक को रिफाइन करते ही जा रहा है। अब तो 200 साल हो गया है तो ऑफकोर्स वो पावरफुल होगा ही होगा। दूसरा बंदा कहता है लेकिन मैंने सुना है कि वो अभी तक सिर्फ सेंट के लेवल 4 में ही है, क्या वो तियानजी कंपाउंड का नंबर 1 होने वाला है। तभी टीचर लिऊ अपने स्टूडेंट से पूछती है कि तुम में से जो भी जाकर उसे हरा देगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो लोग अभी उसका पावर को विटनेस किए होते हैं। लेकिन तभी लॉन्ग कहता है कि मैं जा रहा हूँ। एक बंदे को उससे चैलेंज करने के बारे में सुनकर सभी लोगों के बीच में हीटेड डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और सेंग यांगवेन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ फाइट करने के लिए तुम्हें क्रेडिट गैम्बल करना पड़ेगा। लॉन्ग कहता है क्रेडिट गैम्बल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही क्रेडिट है। ये सुनकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं। वहीं पर सेंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि गेट लॉस्ट, मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें पीट के रख दूंगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर वो प्रोवोक हो जाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए लॉन्ग अपने पंच से अटैक करने के लिए आता है, जिससे कि सेंग अपने पंच से ब्लॉक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और वो दोनों ही कुछ कदम पीछे फेंका जाते हैं। और लॉन्ग अपने हाथ को देखते हुए उससे कहता है कि तुम उतने बुरे भी नहीं हो। ये बोलकर वो अपने इनविंसिबल गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसका इनविंसिबल गॉड बॉडी को देखकर सभी लोग उसे पहचान कर कहते हैं कि वो तो लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। उसे देखकर शैंग कहता है कि तुम्हारी इनविंसिबल गॉड बॉडी तो ठीक है लेकिन तुम नहीं हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो खून की उल्टी करते हुए बहुत ही दूर फेंका जाता है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि उसका ताकत और स्पीड तो मेरे इनविंसिबल गॉड बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। उसका वो हालत देखकर फैंग सोचता है कि ये लोग तो हमेशा अपने लिए मुसीबत को मोल लेते रहता है। वहीं पर उससे हराकर शैंग पूछता है कि अगर कोई और आना चाहता तो आ सकता है। तभी उन्हें और मुसीबत में डालते हुए टीचर लिव कहती है कि लगता है कि सिर्फ फर्स्ट प्लेस विनर ही अब उसे हरा सकता है। ये सुनकर सभी लोग फैंग को देखकर और उसका कम लेवल को देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर वो सब सुनकर फैंग सोचता है कि ये स्कॉर्पियो तो मुझे जानबूझकर फंसा रही है। तभी फैंग उससे पूछता है क्या हो गया, हिम्मत नहीं है फाइट करने का, लगता है कि इस साल का फ्रेशमैन सिर्फ और सिर्फ जोकर है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा भड़क जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम क्या बोले। इसलिए फैंग फिर से अपने बात को रिपीट कर देता है। उसकी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो बोलो क्या तुम वेट करना चाहते हो। वो पूछते है कि तुम कितना वेट कर रहे हो।
फैंग जवाब में कहा था कि मैं 100 क्रेडिट को बेट कर रहा हूँ। अब इसके बाद सभी लोग बेट करने लगे होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जहाँ पर सभी लोग सेंग पर बेट किए होते हैं और उन्हीं सब के बीच में यांदोंग एक क्रेडिट फेंग पर बेट कर देता है, जो सुनकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से फेंग बहुत ही बुरी तरह से हारने वाला है। लेकिन यांदोंग उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना जीत का खुशी मनाते हुए सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, नहीं तो मैं सबको बेट कर देता। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीतेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।